ओके, तो आज की इस वीडियो में हम उसी प्रीवियस फाइल के एमसीक्यू कंटिन्यू करेंगे। एमसीक्यू नंबर 18 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 18 एमसीक्यू ये है कि assume that these two matrices are row equivalent to। ये दो मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट है, यानी हमें एचिलॉन फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं। ये बता दिया गया है कि ए को एचिलॉन फॉर्म में बनाया जाए तो ये बी मिलता है। अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या, द नंबर ऑफ वेक्टर्स नीडेड टू स्पैन द नल स्पेस ऑफ ए। कि नल स्पेस को स्पैन करने के लिए कितने वेक्टर यहाँ पर रिक्वायर्ड है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नल स्पेस को स्पैन करने के लिए वेक्टर्स की तादाद उतनी ही होती है जितने के पिवट एलिमेंट्स की तादाद होती है। तो जरा बी में देखें पिवट एलिमेंट्स कितने हैं। पहली रो का नॉन जीरो एलिमेंट ये है, दूसरी रो में नॉन जीरो एलिमेंट ये है, और तीसरी रो में नॉन जीरो एलिमेंट ये है। इसका मतलब इसमें तीन पिवट एलिमेंट्स हैं। तो अगर तीन पिवट एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि स्पैन ऑफ, सॉरी, यहाँ नल स्पेस की बात की गई है, मैं कॉलम स्पेस की बात कर रहा था। तो यहाँ से चलें लिख लेते हैं कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू 3। अब हमारे पास एक और थ्योरम भी है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए को रैंक भी बोला जाता है। तो दिस इज रैंक ऑफ ए। एक थ्योरम है रैंक नलिटी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हम ये लिखते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ कॉलम कितने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, दैट विल बी 5। तो रैंक ऑफ ए और नलिटी ऑफ ए, रैंक तो हमें मालूम है 3 है, तो नलिटी ऑफ ए क्या होगा कि ये आंसर 5 के इक्वल हो। इसका मतलब ये है कि नलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू। तो नलिटी ऑफ ए से मुराद है द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए। तो स्पैन भी यहाँ पर उतने ही करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर, अगर यहाँ पर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस या डायमेंशन ऑफ रो स्पेस की जाती तो वो रैंक होता है। तो जितने पिवट एलिमेंट्स होते हैं वो डायमेंशन ऑफ स्पेस भी होती है, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस भी होती है। नंबर ऑफ कॉलम में से रैंक को माइनस कर दिया जाए तो हमें डायमेंशन ऑफ नल स्पेस मिलती है, जिसको नलिटी बोलते हैं। 19, कंसिडर ए अ बेसिस फॉर द नल स्पेस ऑफ ए इज। इसमें से पूछा गया है कि इसकी बेसिस क्या है नल स्पेस की। तो नल स्पेस की बेसिस मालूम करने के लिए हम इसकी एचिलॉन फॉर्म बना लेते हैं। जब एचिलॉन फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पर ये 3 6 3 एज इट इज रहने दें, या ऐसा करें इसे 3 पर डिवाइड कर दें। जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 1। सेकेंड रो ये बन जाएगी 2 - 2 टाइम, यानी रो 2 - 2 टाइम रो 1 करने से 0। 4 - 2 टाइम 2 विल बी 0। 3 - 2 टाइम 1 इट विल बी इक्वल टू 1। ओके, यानी 3 - 2 टाइम 1 सो 1 होगा। इसी तरह रो 3 टाइम रो 1 जब करेंगे तो 3 - 3 विल बी 0। 6 - 3 टाइम 1 so it will be 3, and 4 - 3 टाइम 1 it will be 1। ओके, तो यहाँ से आप देखिए कि इसमें पिवट एलिमेंट्स कितने बनेंगे अगर हम इनकी जगह बदल भी दें। सेकंड रो को थर्ड पोजीशन पे लिखें, थर्ड रो को सेकंड पोजीशन पर लिखें, तो ये बन जाएगा 0 3 1 और ये बन जाएगा 0 0 1। तो इसमें पिवट एलिमेंट्स बन गए 1 2 और ये 3। इसका मतलब हमें मैट्रिक्स का रैंक मिल गया। रैंक कितना हुआ, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, दिस इज इक्वल टू 3। तो रैंक नलिटी दोबारा यूज करें तो रैंक प्लस नलिटी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। सो रैंक ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या फिर नलिटी ऑफ ए, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट शुड बी। रैंक तो 3 है, 3 में क्या ऐड करें कि आंसर 3 है। इसका मतलब यह कि नल ए शुड 0। यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है। A basis for the null space of A, rank of A 3 है। आ दिया।
ऐसा करते हैं, इसके रैंक को, अगर इसका रैंक 3 है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। जरा इसका डिटर्मिनेंट इवेलुएट करें तो ये बनता है 4 4 16 माइनस 6 3 आर 8 माइनस 6 इंटू 2 4 आर 8 माइनस 3 3 आर 9 और प्लस 3 2 6 आर 12 माइनस 3 4 आर 12। So it will be 3 into minus 2 minus 6 into minus 1 और plus, so it will be minus 6 plus 6 which is equal to 0। तो यहाँ कुछ इसका रैंक जो है वो 3 नहीं हो। ये हमने जो एचिलॉन फॉर्म बनाई है इस पर देखें, यहाँ लीनियर अलजेब्रा में फायदा ये है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड्स हैं। आप किसी भी अप्रोच को इसको सॉल्व कर, खास तौर पर मैट्रिसेस में इनकी जो रैंक नलिटी, इसके लिए मतलब डिफरेंट वेज हैं। चलें इसको हम दोबारा से इसकी एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं। फर्स्ट रो को अगर हम 3 पर डिवाइड करें तो ये 1 2 1 बनेगा, ये 2 4 3 रहेगा और ये 3 6 4 रहेगा। ओके, ऐसा करते हैं, इसको फर्दर हम फर्स्ट रो एज इट इज लिखते हैं 1 2 1। सेकंड रो माइनस 2 टाइम रो 1 करेंगे तो माइनस 0 और माइनस 4 will be 0 and 3 minus 2 will be 1। इसी तरह रो 3 माइनस 3 टाइम रो 1 करेंगे तो ये 0 6 माइनस 3 and 4 minus 3 टाइम will be 1। यस, यहाँ पर गड़बड़ हुई थी। इससे अगले स्टेप में इसको हम दोबारा से रो 3 माइनस रो 1 करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 0 0 0। तो यहाँ वो आपके पास पिवट एलिमेंट्स हैं वो है। तो रैंक में क्या ऐड करें कि 3 बन जाए, सो इट इज 1। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो इसको स्पैन करे। अच्छा, अब एक मसला ये आ गया है कि ये भी एक ऐसा वेक्टर है जिसमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक ही वेक्टर है, ये भी और ये भी। तो अब चूंकि उसने ये पूछ ही लिया कि कौन सा वेक्टर है जो स्पैन करेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। डायमेंशन पूछता तो डायमेंशन में हम सिर्फ ये बता देते कि इसकी डायमेंशन 1 है। ये बन जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट क्या होगा, x3 दैट इज इक्वल टू 0। तो x3 तो 0 है, यहाँ पर पुट करेंगे तो x1 विल बी इक्वल टू माइनस 2x2। सो x किस तरह से लिखा जाएगा, x1 x2 x3, x1 की जगह हम लिखेंगे माइनस 2x, x2 की जगह लिखेंगे x2 और x3 की जगह लिखेंगे 0। अगर हम यहाँ से x2 कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस 2 1 0 बनेगा। कोई भी ऐसा वेक्टर जो इसका मल्टीपल होगा वो इसकी बेसिस में होगा। माइनस 2 1 0, देखें क्या ऑप्शन है, माइनस 2 1 0 नहीं है बल्कि 2 माइनस 1 0 है, तो ये उसका नेगेटिव मल्टीपल है ना, तो इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, नंबर 20, कंसिडर a set of vectors that spans the null space of this matrix is। अब फिर उसी तरह null space के बारे में पूछा गया, तो ये मैट्रिक्स पहले ही एचिलॉन फॉर्म में दिया गया है। ये भी पिवट एलिमेंट है, ये भी पिवट है, ये भी पिवट है, बल्कि ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशंस क्या बनेगी, x1 माइनस 2x प्लस 4x4 दैट इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन बनेगी x3 माइनस 9x4 दैट इज इक्वल टू 0 और तीसरी इक्वेशन बनेगी x5 इज इक्वल टू। चलें, x5 तो 0 मिल गया। अब यहाँ ऊपर दो इक्वेशंस हैं और इनमें 4 अननोन है, x1 x2 x3 x2। यहाँ से तो हम लिख सकते हैं x3 इज इक्वल टू 9x। जब हम ये x3 को ऊपर ले जाएं, लेकिन ऊपर तो x3 है ही नहीं, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2 और माइनस 4x। तो यहाँ से हम x को लिखेंगे, x किस तरह से लिखा जाएगा, x1 x2 x3 x4। x1 की जगह हम लिखेंगे 2x2 माइनस 4x4, x2 की जगह x2 लिखा जाएगा, x3 की जगह 9x4 लिखेंगे, x4 की जगह x4 और x5 की जगह 0। तो यहाँ से अगर हम पहले x2 कॉमन लें तो ये बनता है 1 0 0 0 और प्लस x4 कॉमन लें तो यहाँ पर हमें मिलेगा -4 0 9 1 एंड 0। देखिए क्या ऐसे कोई से दो हैं, 1 0 0 0 और -4 0 9 1 0। तो ये जो बी है उसका आंसर है। नंबर 21, कंसीडर a स्पैनिंग सेट फॉर द नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम पहले करते हैं। क्या दो इक्वेशन बनेंगी, x1 माइनस 3x प्लस 2x4 दैट इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन
माइनस सॉरी एक्स3 -4 -5x दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमें x3 मिलेगा जो कि इक्वल होगा 5x4, और यहाँ से हमें x1 मिलेगा जो कि इक्वल है 3x -2x। तो यहाँ से भी हमें एक वेक्टर x इस तरह से मिलेगा जिसमें पहला एलिमेंट x1 है यानी 3x -2x4, दूसरा एलिमेंट है x2, तीसरा एलिमेंट है x3, x3 की जगह क्या लिखेंगे 5x4 और x, तो 3 1 0 0, और दूसरा वेक्टर क्या बनेगा -2 5 1। तो ये जो ऑप्शन सी है यही इसका, मैं जरा पानी पी लूं। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 22 देखिए। Let T from x to x be a linear transformation from a vector space x into x. Let U and V be subspaces of x. Which of the following sets is not necessarily a subspace of x? तो कर्नल जो है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कर्नल है वो हमेशा सबस्पेस होता है। यूनियन U यूनियन V ऑफ U एंड V नहीं था कि सबस्पेस का U V एक, ये जरूरी नहीं है, सो इसका बी ही करेक्ट ऑप्शन है। जरा बाकी दो भी देख लेते हैं। द सम ऑफ यू एंड वी, सम हमेशा एक वेक्टर सबस्पेस होता है, और दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होता है, बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन। नंबर 23, इन r पावर 5 यूज द फेमिलियर नोटेशन x इक्वल x1 x2 x4 x5, व्हिच ऑफ these sets is the subspace of r पावर 5? इनमें से कौन सा r पावर 5 की सबस्पेस है? तो मैंने कल भी वैसे ये डिस्कस किया था कि जो लीनियर फॉर्म में अगर हमें वहां से कुछ एक्सप्रेशंस मिलेंगे तो वो सबस्पेस होगी, यानी जिनको हाइपर प्लेन भी बोलते हैं। जरा देखें ऑप्शन ए क्या है, एक्स सच दैट x1 इज इक्वल टू 3x3, तो ये लीनियर है। x4 इज इक्वल टू 1, तो ये इस तरह से हम लीनियर नहीं कह सकते, यानी ये होमोजीनियस लीनियर नहीं है। x4 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि इसमें तो ऐसे ऑर्डर्ड यानी 5 टपल्स हैं जिसका चौथा कंपोनेंट हमेशा 1 रहना है। इसका मतलब यह है कि इसमें 0 0 0 0 0 तो शामिल ही नहीं होगा, इसलिए ये एक सबस्पेस नहीं है। दूसरा क्या, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4x4 प्लस 5x5, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस 4x4 माइनस 5x5 दैट इज इक्वल। तो अब आप देखिए ये एक लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन भी, दैट्स व्हाई ये एक सबस्पेस है, जबकि बाकी सी भी लीनियर नहीं है और डी में भी ये लीनियर नहीं है, सो दैट्स व्हाई ना तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है ना डी है, डी का करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 24, विच सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस? इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो वेक्टर स्पेस ही नहीं है? तो जरा पहला ऑप्शन देखिए, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली 3, आई थिंक यही है जो इसकी सब स्पेस नहीं। हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें तमाम 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स, अगर हम दो 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल्स को ऐड कर दें तो जरूरी तो नहीं है कि दोबारा 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल भी मिले। जैसे ये मैं एक पोलिनोमियल लेता हूँ 2x पावर 3 प्लस 5x² -6x प्लस 2, और दूसरा पोलिनोमियल हम ले लेते हैं -2x प्लस 5x² -6x और प्लस 3।
अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आप देखें आपको एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल्स को ऐड करने पे आंसर उस सेट में नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि इस सेट में एडिशन ही डिफाइंड नहीं, यानी ये क्लोज्ड ही नहीं है अंडर एडिशन ऑफ पोलिनोमियल। सो दैट्स व्हाई यही एक ऐसा सेट है जो कि वेक्टर स्पेस ही। बाकी आप इनमें से सारे चेक कर सकते हैं और ये सारे ही वेक्टर स्पेसेस हैं। Number 25, let V be the column space of an M cross N matrix, which conclusion is not justified। कि कोई भी आप M cross N का मैट्रिक्स लें, यानी उन मैट्रिसेस की कलेक्शन लें, V भी कॉलम स्पेस, ओके। तो V जो है किसी M क्रॉस N मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ठीक नहीं है, यानी जो हो ही नहीं सकता कभी ठीक। तो M क्रॉस N का मैट्रिक्स लेना है तो हम क्यों ना इनको फिक्स कर ले, ये एक जनरल क्राइटेरिया के तौर पर आप याद रखिए। अगर आपको M क्रॉस N के बारे में बात की गई है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी M और N फिक्स कर लें। जैसे हम ये 3 और 2 फिक्स कर लेते हैं, इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स। Which conclusion is not just V is spanned by a single vector। कॉलम स्पेस है ना इसकी, इसका मतलब यह कि इन दो से है, तो V जो है कॉलम स्पेस इसमें से किसी सिंगल वेक्टर से स्पैन हो सकती है ना, दो से भी हो सकती है, एक से भी हो सकती है, तो ये तो ठीक हो सकता है। V is a subspace of R पावर M। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं जरा गौर करें, यानी कॉलम में जो भी कॉलम है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 और ये 3 है, यानी इसमें भी 3 है। तो याद रहे कि अगर एक मैट्रिक्स ए हो जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, तो उसकी जो कॉलम स्पेस है, कॉलम स्पेस ऑफ ए दैट विल बी सब स्पेस ऑफ r पावर m। और इसकी जो रो स्पेस होती है, रो स्पेस ऑफ ए एम क्रॉस एन, ये एक सब स्पेस होती है आर पावर एन की। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। कॉलम में है तो ये रो वाला मैट इंडेक्स उठाना है आपने, और अगर रो स्पेस फाइंड की जा रही है तो ये कॉलम वाले की सब स्पेस है, यानी आर एन की सब स्पेस है। तो यहाँ कॉलम स्पेस की बात की जा रही है तो ये अल्टीमेटली आर एम की ही सब स्पेस होगी, तो ये बात तो क्लियर कट थी। फॉर एवरी एक्स इन आर पावर एन ए एक्स इज इन बी। कि अगर हम आर एन का कोई भी मेंबर ले लें, आर एन का मेंबर लेंगे इसका मतलब ये है कि उसमें दो एलिमेंट होंगे, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो सकेंगे, और ये इसका होगा ए एक्स जो है वो दोबारा वी में ही होगा। क्या ये वी में है, तो गौर करें। अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3/2 का, 1 3 4 5 एंड 0, और यहाँ पर हम एक x1 और x2 ले लेते हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन गया x1 प्लस 2x। इसी तरह फिर 3x1 प्लस 4x, और फिर है 5x1। तो ये स्पैन हो सकता है दो एलिमेंट से, यानी कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखा गया है ना कुछ, ये भी ठीक है। दूसरा ऑप्शन डी देखिए, वी स्पैन्ड बाय सेट ऑफ m वेक्टर्स। ये वी एक सेट ऑफ m वेक्टर से जनरेट हो रहा है, यानी 3, ये बात का देखें, ये तो जरूरी नहीं है ना। यहाँ पर m जो है वो बड़ा नंबर है, n छोटा नंबर है, तो टोटल इसमें कॉलम्स ही दो हैं, ये पहला कॉलम है ये दूसरा कॉलम है, तो इसका मतलब ये कि इसकी कॉलम स्पेस एक से भी जनरेट हो सकती है, दो से भी जनरेट हो सकती है, लेकिन दो से ज्यादा से जनरेट नहीं होगी। जबकि ऑप्शन डी ये कह रहा है कि स्पैन हो रहा है m वेक्टर से, यानी 3 वेक्टर से, तो ये तो कभी भी ठीक नहीं। सो यही जस्टिफाइड नहीं है। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। Number 26. If A is an n cross m matrix, then for every matrix, every vector x in R power m, a correct conclusion is। अब देखिए मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो है n क्रॉस m। यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, A ट्रांसपोज A x इज इन द रो स्पेस ऑफ। तो क्या ये रो स्पेस ऑफ A में है, यानी क्या ये इसकी रो से जनरेट होगा, क्या ये मैट्रिक्स A की रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है।
अब इसको चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या ये सब स्पेस ऑफ आर पावर एम है। व्हाट इज ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? एन क्रॉस एम है तो ये एम क्रॉस एन हो जाएगा। ए का ऑर्डर क्या है? एन क्रॉस एम। और एक्स क्या है? एक्स एक एम क्रॉस वन का मैट्रिक्स है, सो एम क्रॉस वन। तो ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, एम से एम कैंसिल, ये एम से एम कैंसिल, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस वन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दिस इज इन द रो स्पेस ऑफ ए, कि क्या ये इसे रो स्पेस ऑफ ए में होना चाहिए? रो स्पेस ऑफ ए किसकी सब स्पेस है, पहले तो ये डिसाइड कर ले। रो स्पेस ऑफ ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर पावर एन। अच्छा, अब ये क्या रो स्पेस में हो सकता है? अब इसे रो स्पेस में होने के लिए जरूरी तो ये है ना कि ये आर पावर एन का मेंबर हो, पहले तो उसका सबसेट हो ना, जबकि ये तो आर पावर एम का सबसेट है। सो दैट्स व्हाई ये तो गलत बात है। इसी तरह ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन हो। तो ए ट्रांसपोज की बात की जा रही है, ये एन क्रॉस वन मेंबर बन जाएगा। ए ट्रांस ए एक्स है, इसका ऑर्डर है एन क्रॉस वन, सॉरी एम क्रॉस वन। तो ये मौजूद है आर पावर एन में, और आर पावर एन ही रो स्पेस ऑफ ए एन क्रॉस एम है, बल्कि रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज एम क्रॉस एन है। दैट्स व्हाई बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप इसके बारे में फर्दर डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 27, लेट P1 P2 P3 P4 ये चार आपके पास पोलिनोमियल्स हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज पोलिनोमियल्स एज रोज? कि यहाँ से पहले तो आप एक मैट्रिक्स बनाएं। मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये चारों उसकी रोज हैं, यानी पहली रो क्या है? P1, दूसरी रो आप P2 ले लें, फिर P3 ले लें और फिर P4 ले लें। इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स में एंट्रीज किस तरह की हैं? पहली रो में 5, 2, 4, -3, फिर 0, -1, 3, -7, फिर 2, 4, -8, 5, और चौथी रो में है 1, 0 एंड 5। बेसिकली इस मैट्रिक्स का रैंक पूछा गया है, तो आप इसका रैंक फाइंड कर लें। रैंक फाइंड करने का तरीका मैं बता चुका हूं कि आप उस मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म बनाएं। एचिलॉन फॉर्म में गिन लें कि पिवट एलिमेंट्स कितने हैं, जितने उसमें पिवट एलिमेंट्स होंगे वही उस मैट्रिक्स का रैंक। Number 28. Consider this matrix. What is the least number of vectors that span the column space of this matrix? अब हमें वो नंबर चाहिए जो कि स्पैन करें कॉलम स्पेस को। अब कॉलम स्पेस को स्पैन करने वाले कम से कम एलिमेंट्स की तादाद उतनी होती है जितनी कॉलम स्पेस की डायमेंशन होती है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, जिसको रैंक भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ एक्चुअली हमारा सारा फोकस है वो इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने पर। और रैंक फाइंड करने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि आप उसकी एचिलॉन फॉर्म बनाएं, और एचिलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स काउंट, तो भी इसमें से आएगा वही इसमें से आपको कंसीडर। नंबर 29, विच सेट स्पैन्स आर पावर 3? के इनमें से कौन सा सेट है जो आर पावर 3 स्पैन करता है? अब याद रहे, आर पावर 3 को 3 से कम एलिमेंट स्पैन नहीं कर सकते। ओके, यानी अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n, तो कभी भी n से थोड़े एलिमेंट्स उसको स्पैन नहीं कर सकते। तो आर पावर 3 कभी भी ना तो दो एलिमेंट स्पैन करेंगे ना एक एलिमेंट स्पैन करेगा, कम से कम तीन एलिमेंट ही स्पैन करेंगे, तीन से ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तीन तीन है सी और डी में, तो हमें ये देखना कि इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन से हैं। तो अगर ये आप सी ऑप्शन देखें, 3 + 1 विल बी 4, 0 + 1 विल बी 1 एंड 1 + 1 विल बी 2। इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सी है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये ऑप्शन डी ही बचता है, और ये आप चेक कर सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो दैट्स व्हाई डी करेक्ट। नंबर 30, सपोज ए एक मैट्रिक्स 3 × 3 का, W एक कॉलम वेक्टर है, डिटरमिन द राइट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ठीक है? अब पहला ऑप्शन क्या है कि W बिलोंग कॉलम स्पेस ऑफ ए।
अच्छा, कॉलम स्पेस ऑफ ए में होने का मतलब ये है कि W को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए लिखा जा सकता है। यानी हम इसे यूं लिख सकते हैं, अगर मैं इसके पहले कॉलम को C1 कहूं, दूसरे C1 नहीं कहता बल्कि मैं B1 B2 B3 ये नाम दे देता हूँ। B1 B2 B3। तो W को यूं लिखा जाना चाहिए, W इज इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3। अगर इस सिस्टम को सॉल्व करने से आपको C1 की कोई वैल्यू मिलती है, C2 की भी कोई वैल्यू मिलती है और C3 की भी कोई वैल्यू मिलती है, यानी ये वाला सिस्टम अगर तो कंसिस्टेंट होता है, तो फिर तो ये बात सही है कि W बिलोंग करता है कॉलम स्पेस ऑफ ए। इसी तरह रो स्पेस ऑफ ए को भी चेक किया जा सकता है। मैं ये मुकम्मल नहीं कर रही, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा। आप ट्राई करें, अगर फिर भी मसला हो तो आप ग्रुप, फिर मैं इसको फर्दर सॉल्व भी कर दूंगा कंप्लीट। अच्छा, अब ये तीसरा ऑप्शन ई क्या है कि W बिलोंग टू R पावर 4, ये बात तो वैसे ही गलत है ना। W किस में है, इसमें 3 एलिमेंट है ना, तो ये तो बिलोंग करता है R पावर 3 में। अब जरा बी और डी कैसे चेक करेंगे, नल स्पेस ऑफ ए में क्या है, जरा डी चेक करते हैं। W अगर नल स्पेस ऑफ ए में है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू 0। जस्ट ए को W से मल्टीप्लाई करें। अगर आंसर 0 आता है तो आपका ऑप्शन डी ठीक होगा। और ऑप्शन बी को चेक करने के लिए आप सिंपल ये चेक कर लें कि क्या ए ट्रांसपोज W 0 है। अगर ए ट्रांसपोज W 0 होगा तो ऑप्शन बी ठीक होगा। तो इस तरह से वन बाय वन आप तमाम कैलकुलेट, और ये नहीं सोचना कि बीपीएससी में तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इतने में नहीं है। तो आप इनको एक बार ट्राई लाजमी, इसका फायदा। नंबर 31, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस को ही बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो कि लीनियर स्पेस नहीं है। तो जरा ऑप्शन ए देखिए, द सेट ऑफ मैट्रिसेस दैट कम्यूट विद दिस मैट्रिक्स। इसके बारे में चलें देखते हैं। ऑप्शन बी की तरफ आ जाए। अच्छा, यही रूल होता है कि अगर आपको एक पहला ऑप्शन नहीं समझ आ रहा तो उस पर ज्यादा टाइम ना लगाएं, बाकी ऑप्शंस को पहले गौर से देख लें। हो सकता है बाकियों को देखने से आपको डायरेक्ट आंसर कोई मिल रहा हो, क्योंकि एवरेज 1 मिनट होता है आपके पास एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बीपीएससी में या एसपीएससी में। इसलिए पहले तमाम ऑप्शन को एक नजर देख लेना बेहतर है। ऑप्शन बी देखिए, द सेट ऑफ ऑल नॉन इन्वर्टिबल 3 by 3 मैट्रिसेस। मुझे लगता है ये ठीक। कैसे, अगर हम 3 by 3 के नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस लें, यानी ऐसे मैट्रिसेस जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं यहाँ पर 3 by 3 के कुछ मैट्रिसेस लेता हूँ। एक है 1 3 0 5 6 0 0। अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी ये एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। दूसरा एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 3 5 0 5 6 0 0। ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिलता है, 3 0 5 5 एंड 6। जरा इस मैट्रिक्स का देखते हैं कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो वो किसके इक्वल होगा, 2 × 0 - 25 -3 ये सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। 3 6 are 18 -2 5 are 10 और +2 × 3 5 are 15 -3। तो ये बन जाएगा -50। 18 -10 विल बी 8। 8 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 और +30, ये तो 0 नहीं आया। का मतलब ये है कि दो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का सम एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये लीनियर स्पेस तो नहीं है, यानी ये तो क्लोज ही नहीं है अंडर एडिशन। ओके, तो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ लीनियर। नंबर 32, व्हिच एग्जांपल इज नॉट अ वेक्टर स्पेस।
तो यहाँ पर भी चेक करना है कि कौन सा सेट है जो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ऑप्शन ए तो क्लियर कट नहीं है। कैसे भला, अगर हम इस तरह के दो पोलिनोमियल्स ले लें, इसमें जरा देखें टी पावर 5 का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह का हम एक और पोलिनोमियल ले लेते हैं टी पावर 5 जिसमें शामिल है। जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे, जरूरी नहीं है कि टी पावर 5 का कोफिशिएंट 1 ही रहे। मसलन हम एक पोलिनोमियल ले लेते हैं टी पावर 5 प्लस टी पावर 4 प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी एन प्लस 1। फिर उसी को उसके साथ ऐड करवा दे तो वो बन जाएगा 2t पावर 5 प्लस 2t पावर 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस, ये कि वो इसमें मौजूद ही नहीं रहा ना, इसमें टी पावर 5 का कोफिशिएंट एक नहीं रहा। दैट्स व्हाई ये वाला सेट है, ये वेक्टर स्पेस ही। 33 है, which set is not a vector space, the set of all polynomials of degree 0 1 2 3 together with the zero polynomial, ये है। इसको हम इसको लिखते हैं p, चूंकि ज्यादा से ज्यादा उसमें डिग्री 3 है, सो p3 of x लिखते हैं। the set of all polynomials of degree less than or equal to 3। ऑप्शन बी है the set of all polynomials having the form a plus b t plus c t। चलिए इसको एक बार छोड़ें। Option C, the set of all vectors in R4 such that this square equals 3x plus 7x4, ये है। This is a vector space या vector space भी है। The set of all polynomials having the form t cube plus at square plus bt plus, लेंगे ये नहीं है। ये भी सेम रीजन है जैसे हमने पहले ऊपर किया, किस तरह के दो पोलिनोमियल्स का सम जरूरी नहीं किसी तरह का ही पोलिनोमियल। नंबर 34, विच इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, इनमें से भी यही पूछा कि कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स दैट सैटिस्फाई p ऑफ 0 इक्वल 0, p 0 आ रहा है ना इसमें, तो ये तो है, यानी ये एक वेक्टर स्पेस है। ऑप्शन बी, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ये नहीं है। इस तरह के अगर आप पॉलिनोमियल्स लें दो, जरूरी तो नहीं है कि अगेन इसी तरह का ही एक पॉलिनोमियल मिले तो ये सब स्पेस, बाकी भी हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था, स्टेटमेंट स्टार्ट में बताई गई थी कि गलत आंसर में से या करेक्ट ऑप्शन जो है वो पहले वाला बताएं। तरतीब के साथ चले, ए बी सी डी ई, उनमें जो पहला आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन है उसी को। नंबर 35, which hypothesis implies that the equation ax equals 0 has a non-trivial solution? टाइम थोड़ा सा रखिए। सर यहाँ पर कॉलम स्पेस तो कहा नहीं है। ये कौन से एमसीक्यूज की आप बात कर रहे हैं फुरकान एहसान? किसी वेक्टर स्पेस की रो स्पेस और कॉलम स्पेस इक्विवेलेंट होगी? नहीं, रो स्पेस और कॉलम स्पेस इक्विवेलेंट नहीं होगी, लेकिन उनकी डायमेंशन इक्विवेलेंट। किसी भी मैट्रिक्स की रो स्पेस और कॉलम स्पेस की डायमेंशन बराबर होती है और उसी को रैंक कहते हैं। एक और क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं फुरकान के, बट सर यहाँ पर कॉलम स्पेस तो नहीं कहा, कहा नहीं है, तो बता दें ये किस एमसीक्यू की आप बात कर रहे हैं। चलिए टाइम भी थोड़ा सा, मैं साथ में ये बाकी भी बता दूं। 35 क्या है कि which hypothesis implies that the equation ax equals 0 has a non-trivial solution। अब ये एक होमोजेनियस सिस्टम का जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो कब एग्जिस्ट करता है? जब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट 0। ओके, क्योंकि यहाँ पर चले, ओके, ए एक्स इक्वल टू 0 हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट। अब जरा पहला ऑप्शन देखें, A is 3/3 and has 3 pivot positions। अगर A 3/3 का मैट्रिक्स और उसकी 3 pivot पोजीशन है, इसका मतलब उसका रैंक तो फुल है, 3 है। A is a 3 का 3 and has 2 pivot positions। अगर उसकी pivot positions कम होगी तो इसका मतलब यह है कि उसका रैंक फुल नहीं रहा, सो ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। उस सूरत में इसका नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। नंबर 36, लेट A every solution of Ax equals 0 is a linear combination of which pair of vectors। तो इसको सॉल्व कर ले ax इक्वल 0 को, और वहां से इसकी बेसिस मिल जाएंगे, वहां से करेक्ट ऑप्शन। नंबर 37, consider this, the solution set of the system having this augmented matrix is all multiples of। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना कि 2x1 plus 6x3 is equal to 0 और 3x2 minus 6x3 that is equal to। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल आएगा 2x1 will be equal to minus 6x3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3।
और 3x1 x2 will be 2x3. x1 will be 3x3, x2 will be 2x3 and x3 is x3. 3 2 1 ये या इसका कोई भी मल्टीपल लिखा जा सकता है. 3 2 1 सॉरी ये -3 है. -3 2 1 का कोई भी मल्टीपल ऑप्शन. आपने अलग ही लिखवाया था अभी ऊपर.